नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हिस्ट्री के अलावा हम इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर करेंगे, तो उसी कड़ी में ये पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर के दौरान या पूरे जो इकोनॉमिक्स की हम सीरीज़ करेंगे उसमें मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा या आरएएस का जो सिलेबस है उसके टॉपिक्स के ऊपर मैं चलूँगा, उसके सिलेबस के ऊपर चलूँगा, क्योंकि आरएएस का जैसा सिलेबस है वैसे ही वैसा राजस्थान पुलिस एसआई का सिलेबस है। इसके अलावा कई और सारे जो एग्ज़ाम है, जैसे कांस्टेबल है या पटवार है या सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक आते हैं वो भी कई सारे जो हैं इसमें कॉमन हैं। तो हम इस सिलेबस को आदर्श मानते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप अपनी इच्छा से आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लेक्चर वाइज मैं अपलोड करूँगा अलग अलग, तो आप अपनी रुचि का लेक्चर इसमें देख सकेंगे। जो लोग अभी चैनल से जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि इसके अलावा मैं डिटेल्ड पर्टिकुलर टॉपिक वाइज राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल और विश्व भूगोल के भी लेक्चर करूंगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। देखिए, पहले हम करें कि अर्थशास्त्र क्या है। हम बेसिक बात कर रहे हैं कि अगर मैं अर्थव्यवस्था को समझना चाहता हूं तो पहले मुझे अर्थशास्त्र की बात करनी होगी, जो कि इसकी स्टडी है। देखिए, अर्थशास्त्र या फिर आप इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, है ना। ये क्या है? ये एक सामाजिक विज्ञान है या पढ़ना है, एक प्रकार की स्टडी है जो कि की जाती है माल और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत को प्रभावित करने वाले कारकों को। मतलब आप समझिए कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कोई भी फिनोमिना को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसके लिए एक पूरा विज्ञान तैयार करना पड़ता है। और अर्थव्यवस्था को समझने का जो विज्ञान है वही क्या है? अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करके आप विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का मॉडल विकसित कर सकते हैं, अलग अलग आधारों पर आप उनका मॉडल विकसित कर सकते हैं। या फिर आप ये बता सकते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था में कोई लक्षण चाहिए, कोई विशेषताएं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा। तो सामान्य शब्दों में कहूँ तो अर्थव्यवस्था को समझने का विज्ञान या जिन कारकों पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, सीधा सीधा मतलब है अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब है वित्त से, फाइनेंस से। तो किसी समाज में जो वित्तीय आदान प्रदान हो रहा है, अब वित्तीय आदान प्रदान में बहुत सारी चीज़ें आती है, इसमें उत्पादन, वितरण, क्रय विक्रय सभी कुछ शामिल है। तो सामान्य परिभाषा अगर मैं कहूँ तो अर्थव्यवस्था किसी समाज की वित्तीय स्थिति को दिखाता है, या फिर अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली या नेटवर्क है जहाँ पर लोग सेवाओं का और माल का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। या फिर आप जो बात अभी मैंने बोली कि अर्थव्यवस्था एक संस्थागत ढांचा है जहाँ पर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि सब कुछ किया जाता है। वैसे देखो, अर्थव्यवस्था अगर अकेला शब्द आता है तो ये पूरा नहीं होता है, इसके साथ कुछ ना कुछ और दूसरा शब्द जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि साहब कोई स्थान विशेष का शब्द हो सकता है या कोई कारक विशेष का शब्द हो जाता है। जैसे स्थान विशेष मैं कह दूं भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था या किसी स्थान की अर्थव्यवस्था, है ना। ऐसे कैसे कारक के आधार पर मैं कह दूं, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी या साम्यवादी। उसकी विशेषता के आधार पर मैं कह दूं कि वो अर्थव्यवस्था विकसित है कि विकासशील है। तो अर्थव्यवस्था के साथ जब तक दूसरा शब्द नहीं जुड़ता है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि ये किस जगह की और किस प्रकार की वित्तीय स्थिति को दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस प्रकार का कारक लेंगे उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो देखो, दो शब्द आए, पहला आया अर्थशास्त्र और दूसरा आया अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसी समाज की, किसी स्थान की वित्तीय स्थिति है और इसको समझने का, समझाने का जो विज्ञान है वो अर्थशास्त्र। आगे बढ़े अपन कि व्यवस्था का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए किस किस प्रकार से। तो जैसा मैंने कहा था, आप इसको अलग अलग कारकों के आधार पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो कारकों की बात कर रहा हूँ। पहला कारक है विकास के आधार पर, है ना। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं, या तो विकसित बोल सकते हैं या विकासशील बोल सकते हैं। जबकि पूंजी का स्वामित्व, यानी कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो कैपिटल है, पूंजी है,
वो किसकी ओनरशिप में है या उसका स्वामी कौन है, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि या तो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी होगी, कैपिटलिस्ट होगी, या समाजवादी होगी, सोशलिस्ट होगी, या फिर पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होगी, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो देखिए, विकसित है, विकासशील है, या पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित है, इन सबको बांटने का कुछ ना कुछ आधार है, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो हम उसकी डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था की। देखिए, विकास के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से तीन भागों में, तीन प्रकार में बांटते हैं। ये हैं अविकसित, विकसित और अल्प विकसित, है ना। इसमें देखो क्या होता है, अविकसित अर्थव्यवस्था में जहां पर आपको किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय संसाधन मिलेंगे ही नहीं, है ही नहीं, वहां पे हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सहारा का रेगिस्तान है, या कोई उत्तरी ध्रुव आप चले जाइए, दक्षिणी ध्रुव आप चले जाइए, जहाँ पर ना तो प्राकृतिक संसाधन है, ना भौतिक संसाधन है, ना मानवीय संसाधन है, तो वहाँ पर ना तो उत्पादन होगा, ना वितरण होगा, ना ही किसी प्रकार का क्रय विक्रय होगा। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था है ही नहीं। दूसरी व्यवस्था आप देखेंगे तो अविकसित का उल्टा क्या हो जाता है, विकसित अर्थव्यवस्था। तो देखो आप, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जहाँ पर्याप्त मात्रा में ये तीनों संसाधन, प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय संसाधन, है ना, ये तीनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, साथ ही साथ उस देश के लोगों का जीवन स्तर कैसा हो, उच्च हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, वो कैसी अर्थव्यवस्था है, वो विकसित अर्थव्यवस्था है। जैसे अधिकांश पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूके, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब कैसी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं, ये सब विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। अब देखो, इसी के बीच का एक भाग है जहाँ पर प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन तो हैं, परंतु उनका ना तो उचित तरीके से दोहन हुआ है और ना ही उनका दोहन करके वहाँ के निवासियों का विकास हुआ है ना। तो ऐसी स्थिति में उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। जैसे आप देखिए, अफ्रीका के जो अधिकांश देश है, संसाधन प्रचुर मात्रा में है, मानव संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, बट फिर भी उनका उचित दोहन ना होने से जनता गरीबी में रहने को मजबूर है। देखो, जब हम बात करते हैं ना विकास की, है ना, देखो दो शब्द हैं, एक तो है विकास और एक है वृद्धि। एक तो है विकास और एक है वृद्धि, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, विकास में सारे के सारे एजेंडा शामिल होते हैं। जैसे इसके अंदर मानव विकास भी शामिल है, उसके अंदर मानव का शैक्षिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास तीनों शामिल होते हैं, है ना। इसके अलावा उसमें पर्यावरण का विकास शामिल है, आपको पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी है, सभी का बराबर विकास होना चाहिए, खूब सारी अवधारणाएं। पर जब मैं कहता हूँ ना वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, तो उसका मतलब सिर्फ आपके रुपए पैसे में वृद्धि से होता है, यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा आ रहा है अर्थव्यवस्था में, उतनी ज़्यादा आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो देखो, किसी अर्थव्यवस्था में अगर बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है परंतु वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो वो अर्थव्यवस्था एक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था तो कहला सकती है, परंतु विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कहला सकती। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, भारत की बात करना चाह रहा हूँ। भारत में अगर आप देखें तो हम विश्व की 5वीं और 6ठे नंबर पे अभी हम ऑसिलेट हो रहे हैं। एक बार हम 5वें नंबर पे आ गए थे फ्रांस को पछाड़ के, बट फिर से हम 6ठे नंबर पे चले गए। तो हम विश्व की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, पर उसके बाद भी हमारे को या तो विकासशील कहते हैं, ठीक है, विकसित नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो हैं, सारे व्यक्ति जो हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। पैसा तो खूब आया है, परंतु अभी भी हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और लोगों के उत्थान के लिए बहुत काम करना है। तो देखो, विकास के आधार पर अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट कर सकते हैं, अविकसित, विकसित और अल्प विकसित। फिर देखो, विश्व बैंक ने क्या किया है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण आय के आधार पर किया है। उसमें वो 2 पार्ट करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। वो कहते हैं या तो किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित हो सकती है,
या फिर किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील हो सकती है। इसका आधार उन्होंने आय को बनाया है, प्रति व्यक्ति आय को। उन्होंने कहा अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय $1236 से अधिक है तो हम कहेंगे उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को उन्होंने फिर से दो भागों में बांटा है ना। उन्होंने कहा है कि 3,956 से लेके 12,235 तक जो अर्थव्यवस्थाएं प्रति व्यक्ति आय वाली हैं उन्हें तो हम कहेंगे उच्च मध्यम विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, और जो 3,955 से 1,006 के मध्य वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें हम कहेंगे निम्न मध्यम अर्थव्यवस्थाएं। और ये 1,006 से भी जो कम होती है इनको कहते हैं अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्थाएं। जनरली इसके लिए अल्प विकसित का शब्द का इस्तेमाल होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विकसित और विकासशील। तो अभी जो मैं पहले बात कर रहा था ना पिछले आपको स्लाइड के अंदर कि भारत की अर्थव्यवस्था को हम विकसित नहीं कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और उसमें भी हम निम्न मध्यम विकास वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय विश्व में कई सारी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। तो ये विश्व बैंक का है आंकड़ा, इसको ध्यान रखना। आप विश्व बैंक की वेबसाइट पे कभी जाओगे तो खुलते ही उस पर ये विकसित और विकासशील का फंडा लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। फिर देखो थोड़ा सा अपन विकसित और विकासशील देशों के पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कभी आप आगे फ्यूचर में आरएस मेंस का एग्जाम लिखो या आरएस प्री का एग्जाम लिखो, इवन आईएएस प्री का एग्जाम लिखो, तो उसमें क्या है, ट्रू फॉल्स, सही गलत, कथन कारण के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो देखो विकसित देशों की आप परिभाषाएं क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात है विकसित देशों के अंदर जो है वो प्रति व्यक्ति आय बड़ी अधिक होती है, यहाँ पर जीडीपी का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, लोगों का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है, आधारभूत संरचनाएं हैं, वो विकसित अवस्था में होती है। यहाँ पे गरीबों की संख्या बहुत कम होती है, गरीबी है बट बहुत कम होती है, बेरोजगारी कम होती है। कुल मिला के ये देश अपने दम पे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। तो अगर इस परिभाषा के आधार पर हम इन देशों की विशेषताओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, उच्च जीवन स्तर होगा, हाई जीडीपी होगी, उच्च समाज कल्याण या बाल कल्याण होगा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, परिवहन, संचार, शैक्षिक, आवास, रहने की स्थिति, ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। औद्योगिक और बुनियादी ढांचा तथा तकनीक उन्नत अवस्था में होगी। प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी अधिक होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप, मैंने अभी कहा था ना विकसित शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर सिर्फ आप अगर ध्यान से देखो तो अर्थ की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जीवन से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी बात जिसका असर मानव के विकास पर, कल्याण पर पड़ता है, उन सबको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इन विकसित देशों के अधिकतर उदाहरण अगर आप देखें तो पश्चिमी यूरोप के देश आप ले लीजिए, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड वगैरह। अमेरिका में लेंगे तो यूएसए को आपको लेना पड़ेगा। एशियाई कंट्री में जापान इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, रूस आदि भी विकसित देशों के उदाहरण हैं। फिर देखो अगर हम बात करें विकासशील, तो ये वो देश हैं जो अभी आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे हैं, यानी कि ये लोग अभी भी अपने यहाँ पे जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको विकसित कर रहे हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है, गरीबी और बेरोजगारी का स्तर भी ज़्यादा है, लोग बहुत ही लो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में रह रहे हैं, यानी कि इनके रहन सहन का स्तर बहुत नीचा होता है। देश का आधारभूत ढांचा अभी भी पिछड़ा हुआ है। देखो आधारभूत ढांचे के बहुत सारे मतलब है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हम जैसे अभी भी जो है अधिकांशतः हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कोयला आधारित ऊर्जा पर चलती है, थर्मल पावर प्लांट पे। मतलब हमारे देश की सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट करते हैं, कोयला आधारित संयंत्र करते हैं, जो बहुत ज़्यादा आप समझिए एफिशिएंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा खर्चीले भी हैं। जबकि विश्व के दूसरे देश जो हैं उन्होंने सोलर पावर, विंड एनर्जी,
या फिर न्यूक्लियर पावर एनर्जी, उनके तरफ अपने आप को मोड़ के एडवांस टेक्नोलॉजी कर लिया है। हम अभी भी उस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी नो डाउट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दूसरे तरह की विद्युत उत्पादन की तकनीकें हैं, पर उनका योगदान कुल विद्युत उत्पादन में बहुत कम है। इस वजह से अभी भी हम विकास के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो, आप अगर विकासशील देशों की आप विशेषताओं की बात करें तो यहाँ का मानव विकास बहुत नीचे होता है, जनरली मध्यम मानव विकास होता है, ठीक है। यहाँ पर जीडीपी कम है, निरक्षरता दर यानी कि लोगों में अशिक्षा ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, शिक्षा का स्तर घटिया है, निचले स्तर की शिक्षा है, यानी कि जो एडवांस शिक्षा देनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाई है। चिकित्सा सुविधाएं और परिवहन और संचार सुविधाएं जो हैं वो विश्व के दूसरे देशों से बहुत कमतर हैं। उच्च मृत्यु दर और जन्म दर, देखो अच्छा है ये क्वेश्चन, उच्च मृत्यु दर और जन्म दर, इसका मतलब क्या हुआ, जीवन प्रत्याशा भी कम है, इसीलिए लोग जल्दी मर जाते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में। जबकि जन्म दर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग विदाउट प्लानिंग अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो वो संसाधनों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, भार पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है विकासशील देशों का ड्रॉबैक है। इन देशों में आप देखिए भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इन देशों को आप रख सकते हैं। अब देखो एक बात कह दूं, अब कई लोगों को लगेंगे साहब भारत है या चीन है, ये तो ऐसे में नहीं होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। देखो हर देश की अपनी अपनी समस्या है। जैसे ये सामने वाले देश तो मैं सीधे सीधे कह देता हूँ, भारत, चीन और ब्राज़ील, इनकी समस्या इनकी जनसंख्या है। इनकी संख्या ये है कि यहाँ पर अगर अमीरों की संख्या विश्व में बहुत ज़्यादा है तो गरीबों की संख्या में भी ये विश्व की जनसंख्या को टक्कर देते हैं। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में जितने गरीब नहीं है उतनी गरीबों की जनसंख्या अकेले भारत में है। और दूसरा तरफ देखें तो विश्व में सर्वाधिक करोड़पतियों की संख्या भी भारत में है। तो ये जो विरोधाभास है, इस वजह से हम इसे विकसित श्रेणी में नहीं रख सकते। सऊदी अरब वगैरह जैसे देश जो हैं ये टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग अपने यहाँ पे इनोवेशन नहीं करते, ये सब बाहर से आयात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की भी अधिकांश जनसंख्या जो है वहाँ पर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर बहुत नीचा है। तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें विकसित नहीं और विकासशील देशों की श्रेणी में रख देते हैं। अब देखिए, जो पीछे हमने बात करी थी कि अर्थव्यवस्था को हम पूंजी के आधार पर भी अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे ये आधार तो कौन सा था, विकास का आधार। अब ये आधार क्या है, पूंजी का स्वामित्व, यानी कि पूंजी पर अधिकार किसका है। तो देखो ये दो तरह की अर्थव्यवस्थाओं के कंसेप्ट चलते हैं। पहला कंसेप्ट चलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। देखो इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट दिया था 1776 में एडम स्मिथ ने। ये कंसेप्ट किसने दिया था, 1776 में एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उन्होंने पहली बार पूंजीवाद शब्द का प्रयोग किया। ये वो दौर था जब पूरे विश्व के अंदर उपनिवेश बनाने की दौड़ चल रही थी और अधिकांश देश भाग रहे थे कि अपना अपना उपनिवेश बना लिया जाए। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारी मात्रा में वहाँ से कच्चा माल लाया, अपने देश के अंदर फैक्ट्रियाँ लगाई और भारी मात्रा में उत्पादन किया। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था मशीनें लगाने में, फैक्ट्रियाँ लगाने में, उनकी पूंजी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। तो क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया था, इस वजह से जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट पर हक किसका था, जिसने वो जो उस पूंजी का स्वामी है, यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है। तो ऐसी स्थिति में अमीर तो और अमीर होता गया, पर जो उस फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर था वो लगातार गरीब होता रहा। साथ ही साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, मतलब तकनीक उन्नत होती गई, वैसे वैसे ये जो मजदूर वर्ग था इसकी जॉब्स भी घटती गई। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि अगर आप में क्षमता है और आप अपनी तरफ से पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप संसाधनों का प्रयोग करके जितना भी उत्पादन करते हैं उस उत्पादन से मिलने वाले प्रॉफिट पे हक सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। बाकी इस उत्पादन में
आपकी जिन लोगों ने सहायता करी है, मजदूरी करी है, उनको आप उनका पेमेंट दे दो। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा विरोधाभास आ जाता है कि किसी स्थान पे जितने लोग रहते हैं उन सभी लोगों का उस स्थान के संसाधनों पर बराबर का हक होता है, क्योंकि भाई कोई भी संसाधन अपने साथ लेके नहीं आया है, चाहे प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है या लकड़ी है या दूसरी चीज़ें हैं, ये सब यहीं पर है, हमारे सामने ही है। अब कोई एक व्यक्ति जिसके पास पहले से पैसा है, उसने उन संसाधनों का और प्रयोग करके और पैसा जनरेट कर लिया और पूंजी बना ली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा उन संसाधनों पर हक उसी का रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसको चैलेंज करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि एक स्थान पर उत्पन्न जितने भी भौतिक संसाधन हैं उस पर पूरे समाज का या समुदाय का स्वामित्व होगा, सब उसमें बराबर के मालिक होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति निजी व्यापार नहीं चलाएगा, पूरा के पूरा जो समाज है या समुदाय है वो पूरी कंपनी का मालिक होगा। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रॉफिट आता है वो तो एक निजी आदमी के पास जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रॉफिट आता है वो उस काम से जुड़े हुए सभी लोगों को बराबर बराबर बंटता है। इसी को बोलते हैं कॉपरेशन, है ना। तो समाजवाद पूंजीवाद से थोड़ा अलग है। पूंजीवाद सिर्फ निजी स्वामित्व में मानता है, जबकि समाजवाद पूरे के पूरे समाज के स्वामित्व में मानता है। अब देखिए, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों में बहुत झगड़ा रहा। आगे चलकर 1917 में अगर हम बात करें तो रूस पहला देश बना जिसने अपने यहाँ पे समाजवाद का ही एक परिष्कृत रूप है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, साम्यवाद, उसको अपनाया। कई विश्व के देशों में जो नए नए गणतंत्र हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, वहाँ पे समाजवाद को अपनाने की बातें चल रही थी। पर देखो, पूंजीवाद की अपनी लाभ हैं, पूंजीवाद की अपनी हानियाँ हैं। समाजवाद की भी अपने लाभ हैं, अपनी हानियाँ हैं। जैसे पूंजीवाद का सबसे बड़ा लाभ ये था कि जहाँ पर पूंजीवाद है वहाँ पर प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता होती है तो सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, इस वजह से सबसे बढ़िया आउटपुट बाहर निकलता है। जबकि समाजवाद में अगर सबका बराबर का हक है तो सब जने बराबर काम कर रहे हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक व्यक्ति के काम करने की क्षमता दूसरे व्यक्ति से हमेशा अलग ही होगी, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो कोई व्यक्ति को अपनी क्षमता का, अपनी मेहनत का पूरा लाभ कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर बीच का कंसेप्ट निकाला गया कि ऐसी अर्थव्यवस्था हो जहाँ पे पूंजीवाद के भी गुण हो, जहाँ पे समाजवाद के भी गुण हो। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के कई बड़े राजनेता जो हैं वो पूंजीवाद के समर्थक थे, और जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता है वो समाजवाद के समर्थक थे। तो फिर किसी विवाद से बचने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। हालांकि देखिए 1991 तक हमारी अर्थव्यवस्था समाजवाद के ज़्यादा करीब थी, जिसके अंतर्गत अधिकांश उद्योग धंधों के ऊपर सरकार का स्वामित्व था। ठीक है, सरकार किसी भी निजी स्वामित्व वाले उद्योग धंधे को चलाने के लिए बड़े कड़े नियम बनाती थी, ताकि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे जो हैं वो पूरे सरकार के नियंत्रण में रहे। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1991 तक काम करती रही। 1991 में बड़ा भयंकर आर्थिक संकट का दौर हमने देखा, तो अर्थव्यवस्था के थोड़े फंडे बदलने पड़े और हमने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को इंट्रोड्यूस किया। इसकी हम अलग से बात करेंगे। तो 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है पूंजीवाद का समावेश ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद ही जो है हमने हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर निजी व्यापारियों को बढ़ावा देना शुरू किया। तो देखिए, कभी आपसे पूछ ले कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कि पूंजीवादी है कि समाजवादी है, तो आप कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। इसके अंदर दोनों वर्गों को बराबर का मौका मिलता है। हम निजी व्यापारियों को भी प्रोत्साहन देते हैं कि आप आइए और अपना उद्योग धंधा स्थापित कीजिए, सरकार के जो टैक्स बनते हैं वो उनको चुकाइए और जो प्रॉफिट है वो आप लेके जाइए। पर साथ ही साथ सरकार जो ये टैक्स वगैरह वसूलती है, इससे अपनी कोऑपरेटिव कंपनियां भी स्थापित करती हैं, जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होती है और समाज की भी हिस्सेदारी होती है, निजी हिस्सेदारी भी होती है, जिनको हम पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कहते हैं, सार्वजनिक उद्यम हम जिनको कहते हैं। जैसे ये
गेल, भेल, सेल, बीपीसीएल वगैरह जो कंपनियां हैं, जिनमें अधिकांशतः 51% से अधिक हिस्सेदारी किसकी है? सरकार की है। बाकी हिस्सेदारी जो है इन्होंने पब्लिक कर रखी है, आप, मैं, हम, कोई भी जो है वहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं। इस वजह से इससे क्या होगा, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो शेयर धारकों में बराबर बट जाएगा। तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों रह सकते हैं, जैसे हमने बात किया। उद्योगों का वर्गीकरण होगा, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम आकार के उद्योग। आर्थिक नियोजन की प्रणाली जो है ये समाजवाद से प्रेरित है, जिसमें कहा जाता है कि हम अगले पंचवर्षीय जो योजना है ना, वो आर्थिक नियोजन की उदाहरण है। पहली बार ये आर्थिक नियोजन जो है ये रूस लेके आया था। फिर देखो, बाजार प्रणाली, सरकार की केंद्रीय भूमिका, समाज कल्याण की प्रधानता, ये सब किसके लक्षण हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। और ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि हम पहले किसके करीब थे? समाजवाद के करीब थे 1991 तक, फिर हम पूंजीवाद के करीब आए कब? 1991 के बाद। फिर देखो यार, समाजवाद का एक एक्सट्रीम फॉर्म है साम्यवाद, कम्युनिज्म। कई बार आप सुनते होंगे कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट विचारधारा, ये क्या है? देखिए, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो कार्ल मार्क्स थे। समाजवाद का ही भाग है, पर ये क्या है? उन्नत किस्म का आप कह सकते हैं समाजवाद है। इसमें क्या होता है, जैसे समाजवाद था ना, वो तो सिर्फ आर्थिक प्रणाली के ऊपर फोकस करता है। समाजवाद किसके ऊपर करता है? सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रणाली के ऊपर, मतलब कि उद्योग धंधे वगैरह जो हैं उनके ऊपर स्वामित्व किसका रहना चाहिए। पर साम्यवाद क्या कहता है? साम्यवाद आर्थिक और राजनीतिक दोनों के ऊपर फोकस करता है। इसका मतलब क्या है? साम्यवाद कहता है कि ये आर्थिक जो इस प्रणाली है वो रहनी एक सत्ता पार्टी के पास रहनी चाहिए, एक पार्टी के पास रहनी चाहिए। समाजवाद किसी पार्टी, सरकार, सरकारी तंत्र, किसी की बात नहीं करता है। साम्यवाद कहता है कि पूरे के पूरे स्टेट के अंदर केवल एक ही गवर्नमेंट होगी जिसके अंडर में ये सारे उद्योग धंधे काम करेंगे। समाजवाद कहता है कि सभी जो उत्पादन के साधन हैं उनके ऊपर नियंत्रण कैसा होगा? सामूहिक होगा। साम्यवादी क्या कहता है? साम्यवाद में नियंत्रण सिर्फ किसके अधिकार में होगा? सरकार के आधार पर अधिकार में होगा। समाजवाद कहता है कि संसाधन सबके होंगे, जो भी यहाँ पे रहता है, पर साम्यवाद कहता है कि संसाधन केवल किसके होंगे? सरकार के होंगे। तो ऐसी स्थिति में साम्यवाद क्या है? समाजवाद का एक्सट्रीम फॉर्म है। साम्यवादी विचारधारा ये भी कहती है कि वंश के आधार पर आर्थिक अधिपत्य नहीं होगा और उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है? यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक आदर्शों की भी साम्यवाद बात करता है। तो मूलतः आप ये कह सकते हैं कि समाजवाद की उन्नत अवस्था क्या है? साम्यवाद है ना। मतलब साम्यवाद का जन्म जो हुआ है वो समाजवाद की अवधारणा से ही हुआ है। देखो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर करूंगा जिसमें हम पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आप, ये भी अर्थव्यवस्था का देखिए एक प्रकार है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसके अंदर क्या है कि सरकार जो है वो अपने देश में विदेशी कंपनियों को ना आने दे, साथ ही साथ आयात और निर्यात बहुत कम हो या शून्य हो, ना तो हम किसी से कुछ ले रहे हैं ना हम किसी को कुछ दे रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। भाई हम किसी को आने नहीं दे रहे हैं ना हम बाहर जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे जापान की अर्थव्यवस्था बहुत समय तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, अब नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है वो 1950 से लेके 1951 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। हम ज़्यादा आयात निर्यात नहीं करते थे, पर उसके बाद हमने चेंज किया। 1991 के बाद हमने विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया, हमने विदेशी से आने वाले FDI और FII जो इन्वेस्टमेंट था हमने उसको स्वीकार किया। भारत में उन लोग बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को स्थापना करने की छूट दी। उसके बाद हमारा आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई। तो ये अर्थव्यवस्था कैसी कहलाती है? ये खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है, जब आपके देश की अर्थव्यवस्था के अंदर विदेशी कंपनियों को आने जाने की, आपकी कंपनियों को बाहर जाने की कोई प्रतिबंध ना हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं।
देखो आजकल एक नया शब्द चलता है इमर्जिंग इकोनॉमी, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी इस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। तो आप देखो ये क्या है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्लान्ड इकोनॉमी से फ्री इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। यानी क्या है, पहले क्या था, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर समाजवाद और साम्यवाद का बहुत ज़्यादा पोषण था, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था, पर अब ये क्या कर रही हैं, अपने अर्थव्यवस्थाओं को एक्सपोज कर रही हैं। जनरली मैं आपको बता दूं भाई, साम्यवाद और समाजवाद जो है ना, वो दोनों ही क्या करते हैं कि ज़्यादा आयात निर्यात में यकीन नहीं रखते, परंतु आपके देश की अर्थव्यवस्था साम्यवादी हो, कम्युनिस्ट हो, पर आप आयात और निर्यात भी बढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से आप विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। भाई एक तरफ तो आपने कहा कि पूरे के पूरे जो संसाधन है उन पर सरकार का हक होगा, फिर दूसरी तरफ आप किसी विदेशी कंपनी को आमंत्रित करके अपने यहाँ पे कंपनी लगाने को कह रहे हैं, तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो गई ना। तो साम्यवाद के अंदर जब आप आयात और निर्यात की छूट दे देते हैं तो इन्हें इमर्जिंग इकोनॉमीज कहा जाता है, जो कि अब अपना रास्ता बदल रही है। बेसिकली ये शब्द पहले प्रयोग हुआ चीन के लिए। चीन भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, पर चीन ने अब क्या किया, अब विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ पे निमंत्रण देके स्थापित कर लिया। जैसे एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अपना वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लगा के बैठी है, ठीक है। और भी विश्व के जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हैं, ये इनके ज़्यादातर उत्पादन के केंद्र चीन में हैं। तो ये क्या करते हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एफडीआई के इन्वेस्टमेंट से लगातार अपनी जीडीपी को बढ़ाते हैं। एफडीआई के इन्वेस्टमेंट से मतलब ये विदेशों से आमंत्रित करते हैं। एफडीआई का मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब कोई विदेशी कंपनी सीधे आपके देश में आए और अपनी कंपनी की स्थापना करे तो इसे एफडीआई कहते हैं। जैसे कोई पेप्सी की कंपनी है, वो सीधा मेरे देश में आई, उन्होंने ज़मीन खरीदी, अपना प्लांट लगाया, सब इन्वेस्टमेंट खुद ने किया, सरकार ने बस उनको मंजूरी दी, तो ये एफडीआई है ना। तो इनको कहते हैं हम इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ब्रिक्स देश जो हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। अब देखो, ऐसे तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ। कभी आपसे पूछ ले कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के लक्षण हैं, और भारत मध्यम मानव विकास वाला देश है। जब हम HDI वाला टॉपिक करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों हम मध्यम मानव विकास वाले देश है। पर आप अभी याद रखिए कि भारत कैसा है, मध्यम मानव विकास वाला देश है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला लेक्चर। किसी भी आप टॉपिक को शुरू करेंगे तो आपको ये समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप आराम से करिए। तब तक के लिए थैंक यू। सेकंड लेक्चर का इंतज़ार करिए, डेली मैं अपलोड करता रहूँगा एक के बाद एक, तो जुड़े हुए रहिए चैनल से। धन्यवाद।